हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, इस सीरीज़ में हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपको वेक्टर में क्या क्या बता दिया जा चुका है। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया जा चुका है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हमने पढ़ लिया है। आज हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न का ये रहता है कि दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर वेक्टर की गिवन है, एक ये ए वेक्टर है और ये रहा दूसरा बी वेक्टर है, और इसके बीच का जो एंगल गिवन है वो 135 डिग्री गिवन है। ये रहा 130। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 135 डिग्री। क्या आप ये कहोगे? दिख तो रहा है। अगर आप ऐसा कहते हो तो ये क्या होगा? गलत। हम नहीं कह सकते हैं, ये गलत होगा। या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 135 डिग्री नहीं होगा, तो होगा क्या? मैं बताता हूँ कि सबसे पहले किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमें उस वेक्टर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि उसके टेल जो है, ये रहा, ये वेक्टर का टेल यहाँ पर है और बी वेक्टर का टेल यहाँ पर है, इनके टेल एक पॉइंट पर फिक्स करें, एक पॉइंट पर हो। उसके बाद इन दोनों वेक्टर के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिटेल में, फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, for angle between two vector, we adjust both vector हम दोनों वेक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे दैट कि टेल्स यानी एंड पॉइंट, टेल्स यानी इनिशियल पॉइंट, ये रहा इसका, ये टेल्स of both vector are at same point, then angle between then a smallest angle then a smaller angle यहाँ पर लिखता हूँ मैं, is the angle between both vectors. Is the angle between both vector. For angle between two vector, we adjust both vector that tails of both vector are at same point, then a smaller angle is the angle between both vectors. यानी हम कहेंगे कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 135 डिग्री, यानी थीटा जो है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर थीटा 135 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो होगा क्या? बेसिकली समझने के लिए इसे ड्रॉ करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर क्या था? इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से है। ध्यान रखिएगा, हम किसी भी वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो शिफ्ट जो होगा पैरेलल होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बी वेक्टर था,
हम इसे एडजस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हो गया बी वेक्टर। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी एडजस्ट बोथ वेक्टर दैट टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर आर एट सेम पॉइंट। देखिए दोनों वेक्टर का टेल अब क्या है, फिक्स पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। देखिए एक एंगल ये बन रहा है स्मॉलर एंगल, और एक एंगल बन रहा है ये लार्जर एंगल। तो फिर से देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देन अ स्मॉलर एंगल, देन अ स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो ये हमारे पास जो एंगल था पहले से गिवन है, ये कितना गिवन है 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है, ये 135 है, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और ये एंगल जो हमारा 315 डिग्री है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ये स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 45 डिग्री, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा 45 डिग्री। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कोई दो वेक्टर गिवन है और उसमें कोई भी एंगल दे दिया है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो एंगल जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, यहाँ हमें दे दिया एंगल 135 डिग्री, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि 135 डिग्री इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसका जो टेल पॉइंट है वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एक स्मॉलर एंगल और एक लार्जर एंगल बनेगा। तो स्मॉलर एंगल जो होगा वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे हम समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स है उसे आप लोग सॉल्व कीजिए। आपको फाइंड करना है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया क्या बी वेक्टर, और ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, ये एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें ऑलरेडी दोनों का टेल जो है एक पॉइंट पर है और स्मॉलर एंगल थीटा 30 डिग्री दे दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास ये दे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है, ये है ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल आपको दे दिया गया है 150 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब हम थीटा इज इक्वल टू 150 अभी यहाँ से देख करके नहीं कहेंगे, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे, ये होगा हमारा ए वेक्टर, और हम इसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। बी वेक्टर को यहाँ पर था तो हमने इसे पैरेलली शिफ्ट किया। तो ध्यान दीजिए ये एंगल 150 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से पैरेलली ये 30 और ये एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है 150 डिग्री। और एक टाइप का एग्जांपल यहाँ पर है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, जब आप आगे अभी हम आगे बढ़ेंगे, जब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो वहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। चलिए इस स्लाइड को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ पर हम वेक्टर लिखने के लिए सीखते हैं। जो हमें ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड कैप हमने लिखा था, वो किस तरह से लिखा था, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू द, किसके रिस्पेक्ट में, origin of the given coordinate system, with respect to the origin of the given coordinate system। यानी जब भी हम किसी बॉडी के पोजीशन को हम बताते हैं तो हम किसी के रेस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे आपको पूछा गया, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपसे पूछा गया उस चेयर का डिस्टेंस, आप क्लासरूम में, वहाँ पर सामने टीचर के लिए चेयर लगा हुआ है, तो आपको पूछा गया कि चेयर का डिस्टेंस क्या है, आप बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, वो क्लास में पीछे बैठा हुआ, वो बोलेगा 5 मीटर। तो भाई वो पोजीशन हुआ क्या, 1 मीटर या 5 मीटर, कौन सा सही है? तो हम कहेंगे दोनों ही पोजीशन सही हैं, दोनों ही डिस्टेंसेस सही हैं। एक हमारे रेस्पेक्ट में है और एक क्या है, हमारे फ्रेंड के रेस्पेक्ट में जो पीछे बैठा हुआ है क्लास में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जब भी हम पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा किसी ओरिजिन यानी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बात करना है, हमें पोजीशन वेक्टर सीखना है। जैसे कि सपोज दैट ये बॉडी है ए है, तो अब हम इसका पोजीशन क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। अब सबको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और 3D में ये जेड होता है, ये कोऑर्डिनेट। अब हम जो इसका पोजीशन बताएंगे, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन 0,0,0 इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे। अब हम मेजर करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में कितना है, तो हम कहेंगे ये जो लेंथ है वो एक्स है, एक्स डायरेक्शन में एक्स पोजीशन पर है। वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाई है, तो सेकंड में हम वाई लिखते हैं। फिर देखेंगे जेड। अब ये तो हमारा प्लेन 2D, सोचिए ए यहाँ पर है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से जेड कितना बाहर निकला हुआ है, तो मान लो कि वो जेड है। तो हम क्या कहेंगे कि ए का जो पोजीशन है हमारे गिवन रेफरेंस फ्रेम या गिवन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, वो क्या है कि एक्स डायरेक्शन में एक्स मीटर पर है, वाई डायरेक्शन में वाई मीटर पर है और जेड डायरेक्शन में कितना है, जेड मीटर पर है। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर का हम पोजीशन लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या कहेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डिस्टेंस पर है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स मीटर इन एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों फिर से वही बात आ गई, अब हम इतना लंबा तो नहीं लिख सकते, एक्स मीटर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई मीटर इन वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, जेड मीटर इन जेड डायरेक्शन। तो आप सबको पता होगा, हम यूनिट वेक्टर पढ़े थे, वहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन का जे कैप और जेड डायरेक्शन का के कैप। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड मीटर है किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, जेड के कैप। देखिए इसी तरह से हम लिखने के लिए सीखते हैं पोजीशन वेक्टर। चलिए मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, तो यहाँ पर कर देते हैं x1 y1 z1, क्योंकि भी इसे और एक्सटेंड करेंगे, कुछ और भी इसमें सीखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यानी हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर जो है किसी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू origin of the given coordinate system। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द, ध्यान से सुनिएगा, पोजीशन वेक्टर, चलिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ any given object, position of object with
respect to with respect to given with respect to origin of given coordinate system, with respect to origin of given coordinate system, origin of given coordinate system। ठीक है, क्या पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर देखिए ए का पोजीशन था तो हमने यहाँ से देखा, ओरिजिन से देखा तो यहाँ से क्या x मीटर इन x डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर लिख दिए x1 i कैप, x1 मीटर है, इस डायरेक्शन में क्या है हाइट y1 है तो हम लिख देंगे y1 मीटर इन y डायरेक्शन j कैप, और इधर क्या है z1 तो z1 मीटर इन z डायरेक्शन। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पर मान लो कि एक और ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर b है, b अगर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है x2, y2, z2, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे कितना डिस्टेंस है, x डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, x2 दूरी पर है, तो x2 मीटर इन किस डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या देखते हैं y डायरेक्शन में क्या है, y2 मीटर है, ये हो गया y2 इन y डायरेक्शन दैट इज j कैप, और साथ में हम क्या लिखेंगे z2 इन k कैप। ठीक है, z2 इन k कैप, तो ये हो गया। ठीक है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए सीख गए, और साथ ही साथ हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी अब क्लियरिटी हो गई, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप किसे किसे रिप्रेजेंट करता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इसी में सीखते हैं। जब पोजीशन हम देख ही चुके हैं तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाती है, जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर तो जाती है तो उसके लेंथ और डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में गई है उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जनरली जो पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कि ये देखो, ये ए से कोई चलना स्टार्ट किया और बी की तरफ आया, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, ये जो होगा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बी से ए की तरफ हुआ है, ए से बी की तरफ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसे हम ये भी बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, इसे हम जनरली लिखना चाहें, अगर डेल्टा आर वेक्टर लिखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी के तरफ क्या है, तो हम इसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे जो पोजीशन वेक्टर हमारा है डेल्टा आर वेक्टर, वो कहाँ पर था पहले, फाइनली बी पर पहुँचा है, माइनस इनिशियली ये हो गया माइनस आर आई कैप, इनिशियली आई की जगह पर क्या है ए, सिंपली। ठीक है, अभी देखते जाइए, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर, यानी बी का पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यहाँ पर लिखेंगे हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, ये RB हो गया,
और वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, किसके रेस्पेक्ट में था, 1 से चलना स्टार्ट किया था, यानी ए से चलना स्टार्ट किया था। तो इसके पोजीशन को हम माइनस करेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बच्चों अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और सीखेंगे। ठीक है, हमारे लिए रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमें प्रोसेस समझना है। अगर हम प्रोसेस समझ गए तो रिजल्ट कभी भी हमारे लिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रोसेस समझिए। अब जब हम माइनस करेंगे तो बच्चों वेक्टर में क्या होता है, आई वाले को आई के साथ में ही माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो कितना पोजीशन कवर किया, पहले वो x1 पर था, अब x2 पर पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x डायरेक्शन में, x2 माइनस x1। तो xi को हम किसके साथ माइनस करेंगे, i के साथ माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस j वाले को y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या देगा, ये हमें लेंथ देगा। ये हमें क्या देगा, लेंथ देगा। उसी तरह अगर हमें आर ए का लेंथ चाहिए होगा, अगर हमें आर ए का लेंथ चाहिए कि ए पोजीशन वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन भी, यानी लेंथ और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ चाहिए तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या देगा, लेंथ देगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। नोट डाउन करने के पहले एक बार फिर से देखिए। हम देख रहे थे पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको समझाया है कि किसी भी बॉडी के अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो हमेशा जो बातें होंगी वो किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगी, और यहाँ पर हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शुरू में कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट पर है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है x1 y1 z1 है, यानी x डायरेक्शन में पोजीशन x1 है, y डायरेक्शन में पोजीशन y1 है और z डायरेक्शन में पोजीशन z1 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली b वेक्टर हमने उसी तरह से तरीके से लिखा, b का पोजीशन x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो नेट डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्योंकि i को सेम डायरेक्शन वाले को ही एक साथ में प्लस या माइनस करते हैं, i को i के साथ में ही माइनस करेंगे, j को j के साथ में माइनस करेंगे और k को k के साथ में माइनस करेंगे। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम इसका क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर निकाल देंगे, जो कि आप लोग पढ़ करके आए हुए हैं। फिर उसी तरह से ए का जो ये पोजीशन है यहाँ पर, ये क्या है, इसकी लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड के साथ में। लेकिन ये जब हमने इसे मॉड निकाला तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। कुछ एक लॉ के बारे में हम देखेंगे जो वेक्टर में यूज होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान में रखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हम उसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं तो उसे हम ऐसे भी लिखेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो दोनों हमारा क्या होगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे कि हम स्केलर में देखते हैं 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम होगा। तो इस लॉ को हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि अगर हमारे पास गिवन है ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड किए फिर उसे ए वेक्टर के साथ में ऐड किए पहले, तो इसे हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर को अगर हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पहले ऐड करके इसे ऐड किया, या तो फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड किया फिर सी वेक्टर को ऐड किया, तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ को हम किस नाम से जानेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फिर आता है थर्ड, हम लिखेंगे अगर हमारे पास आता है किसी स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू ए वेक्टर, या तो फिर हम लिखते हैं ए वेक्टर इंटू एम, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। वेक्टर से स्केलर को किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, मल्टीप्लाई किए, या तो फिर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों ही केसेस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं m इंटू एन इंटू ए वेक्टर, ठीक है। m इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू एम एन इंटू ए वेक्टर। इस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम आएगा। या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस एन इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, ठीक है। m प्लस एन इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, ठीक है। सिक्स्थ हो गया m इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर। ये कुछ हमारे बेसिक्स रूल्स हैं और नॉर्मल आइडिया, अगर हम इसे ना भी मतलब ये अपने आप, ये चीज़ें ऐसी कि अपने आप दिमाग में रहती है। अब भाई आप सब भी जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख दें, बात तो बराबर ही है दोनों। उसके बाद आप इस मेथड को भी जानते हैं, स्केलर में हम इतने नेचुरली इस मेथड का हम इतने ज़्यादा, इन सारे रूल्स का हम इतने ज़्यादा यूज करते हैं कि ये आप नेचुरल हमारे पास आ गया है, तो इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ध्यान में रहेगा। बस बताना था तो मैंने बता दिया इसे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर।
एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। पहले देखते हैं एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी हमें इसमें मेनली फाइंड करना है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इसमें रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उसके हम रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उसके रिजल्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, वो दो वेक्टर मिल करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो दो वेक्टर या जितने भी वेक्टर हों, 2 3 4 5 6 जितने भी वेक्टर हों, वो सारे वेक्टर मिल करके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं नेट इफेक्ट, वही इफेक्ट अगर एक सिंगल इकलौता वेक्टर प्रोड्यूस करने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर which produces the same effect as the individual vectors together would produced यानी जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सेम इफेक्ट अगर रिजल्टेंट एक इकलौता वेक्टर प्रोड्यूस करने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू या मोर देन टू वेक्टर। और इन रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, उन तीनों मेथड को देखेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तीन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो है ये डिफाइंड है ओनली फॉर टू वेक्टर। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो डिफाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर्स के लिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर के लिए होगा, लेकिन ये होगा टू और मोर देन टू वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हम आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इन तीनों का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।